स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए विषय में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 में अर्थशास्त्र में कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र पुस्तक है, जिसमें कि पाठ 1 को देखेंगे, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और इससे पहले हम ये जान चुके हैं कि जो कक्षा 12 में व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके सारे पाठ को हम एक एक करके देख चुके हैं। हालांकि कक्षा 12 में सारे 6 पाठ हैं। इन 6 के 6 पाठ को हम देख चुके हैं पहले। यदि आप लोगों में से किसी को भी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर सारे पाठ आपको एक साथ मिलेंगे। वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिस पाठ को भी देखना है वहां से देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ 1 के संदर्भ में। पाठ 1 का नाम है परिचय यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र को समझ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र को समझने से पहले अब हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी पृष्ठभूमि। तो हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। हालांकि 1929 की आर्थिक महामंदी जब विश्व में आई, तो उस दौरान विश्व के कई देशों को इस आर्थिक महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, जिससे कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। बेरोजगारी काफी चरम सीमा तक पहुंच गई। तो जिससे कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण बाजार मांग में गिरावट आने लगी। जब बाजार मांग में गिरावट आने लगी, बाजार में मांग ही नहीं थी, लोगों के द्वारा मांग नहीं की जा रही थी वस्तुओं एवं सेवाओं की। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उद्योग धंधे बंद होने लगे। जब ये स्वाभाविक है, जब बाजार में मांग नहीं होगी तो उद्योग धंधों में उत्पादन नहीं होगा, जिसका ये नतीजा हुआ कि उद्योग धंधों में ताले लटकने लगे। जो ये घटना है, ये घटना काफी भयानक थी। इस घटना ने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों को एक नए सिरे से चिंतन करने के लिए मजबूर कर लिया। यानी कि इस घटना ने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों को एक नए सिरे से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर कर लिया। तो 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक थी और ये माना जाता है कि यहीं से समष्टि अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव का विकास का प्रारंभ हुआ। जो किन्स की पुस्तक है, ये 1936 में प्रकाशित हुई और यहीं से ये माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रादुर्भाव का विकास हुआ। अब हम ये समझ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि एक अर्थशास्त्र की शाखा है। हालांकि अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम पहले समझ चुके हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है। इसमें अर्थव्यवस्था के समस्त इकाइयों के समग्र का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन होता है। जैसे कि व्यक्तिगत बचत का नहीं बल्कि कुल बचत का, व्यक्तिगत उत्पादों का नहीं बल्कि कुल उत्पाद का अध्ययन होता है। तो इस तरह से कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उत्पाद का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत उत्पाद, व्यक्तिगत मांग, इन सब का अध्ययन होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद, कुल मांग,
कुल बचत का अध्ययन होता है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन यानी कि समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को जानना भी बेहद जरूरी है। तो अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को जान लेते हैं कि इसका क्या महत्व है अपने आप में। तो सबसे पहले जो महत्व है वो ये महत्व है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में ये सहायक है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे की प्रतियोगी नहीं है बल्कि एक दूसरे की सहयोगी है। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनुपस्थिति में समष्टि अर्थशास्त्र का विकास अधूरा है और समष्टि अर्थशास्त्र की अनुपस्थिति में व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास अधूरा है, अपने आप में इसका अध्ययन अधूरा है। तो इस तरह से ये एक दूसरे की प्रतियोगी ना होकर बल्कि एक दूसरे की सहयोगी है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायता प्रदान करती है और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायता प्रदान करती है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में इन इकाइयों की समग्र का अध्ययन होता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के कारण ही संभव है और समष्टि अर्थशास्त्र का विकास व्यष्टि अर्थशास्त्र के कारण संभव है, यानी कि ये एक दूसरे की सहयोगी है। अगला जो महत्व है, अगला ये महत्व है कि समष्टि अर्थशास्त्र में इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझने में सहायता प्रदान होती है। यानी कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस तरह से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है, क्योंकि इसमें कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल उत्पादन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में भी कहीं ना कहीं सहायक है। तीसरा जो महत्व है, तीसरा ये महत्व है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कहीं ना कहीं यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। वो कैसे? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में या संपूर्ण देश के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है तो समष्टि अर्थशास्त्र उन नीतियों के निर्माण में सहयोगी होती है, ये सहायता प्रदान करती है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करती है। तो इस तरह से संपूर्ण देश के संदर्भ में जब नीतियों का निर्माण होता है तो उस दौरान समष्टि अर्थशास्त्र इस सहायक होती है नीतियों के निर्माण के दौरान। जो अगला जो महत्व है, अगला ये महत्व है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य। इसका उद्देश्य सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक हितैषी होती है, कल्याणकारी उद्देश्य होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाइयों का तो नहीं होता है, बल्कि इसका अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में होता है और इसका उद्देश्य भी सार्वजनिक उद्देश्य होता है। सार्वजनिक हितों में ही व्यक्तिगत हित छिपा हुआ है। तो इस तरह से इसमें व्यक्तिगत हित को नहीं देखा जाता बल्कि सार्वजनिक हित को देखा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक हित में ही व्यक्तिगत हित भी छिपा हुआ है। तो इस तरह से सार्वजनिक हितैषी है समष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें जो अगला महत्व है, अगला ये महत्व होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों एवं अर्थव्यवस्था की तुलना करने में सहायक होता है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन में ही सहायता प्रदान करता है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीतियों के आधार पर तुलना करने में सहायता प्रदान करता है कि उस देश की आर्थिक नीति बेहतर है तो किस कारण है, अर्थव्यवस्था बेहतर है तो किस कारण है, हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है तो क्या कमी है, क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन में ये सहायता प्रदान करता है और ये मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करता है।
समष्टि अर्थशास्त्र। मौद्रिक समस्याएं यानी कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक उचावच देखने को मिलती है। मौद्रिक उचावच यानी कि मौद्रिक प्रसार, मौद्रिक संकुचन, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और जिसके नियंत्रण के लिए सरकार मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीतियों के माध्यम से इनका नियंत्रण करती है। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। और अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को समझ लेते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति निर्भर है कि नहीं है। हालांकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यानी इनमें पारस्परिक निर्भरता है और इसी घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक निर्भरता के कारण ही अर्थशास्त्र का अध्ययन सार्थक हो जाता है। और हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है और किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति निर्भरता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। वो इस प्रकार से है, यानी कि समष्टि आर्थिक परिवर्तन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आर्थिक चरों में परिवर्तन कर देता है। अर्थात जो समष्टि आर्थिक परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं व्यष्टिपरक आर्थिक चरों में परिवर्तन कर देता है, उसके ऊपर हावी होता है। वो कैसे? यानी कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किन्हीं नीतियों का निर्माण किया जाता है उससे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चरों में परिवर्तन हो जाता है, वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। और यदि कोई उत्पादक किसी वस्तु का निर्माण करता है, किसी वस्तु का उत्पादन करता है, या कहा जा सके कि कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करे, तो उसे ये जानना बेहद जरूरी है उत्पादन करने से पहले कि बाजार में कुल मांग क्या है और कुल रोजगार की स्थिति क्या है। इसको जानना बेहद जरूरी है। इससे क्या होगा कि उत्पादित की गई वस्तुओं की पर्याप्त मांग और पर्याप्त कीमत मिल सकेगी, जिससे कि उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। और उत्पादक का यह प्रयास भी रहता है कि उत्पादन प्रक्रिया से अधिक लाभ मिल सके। तो इस तरह से ये जरूरी है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने से पहले कि बाजार में उस वस्तु की क्या मांग है और रोजगार की क्या स्थिति है, यानी कि जब लोगों के पास रोजगार होगा, कार्यशील होंगे, तभी लोग मांग कर सकेंगे और वस्तुओं को खरीद सकेंगे। यानी कि ये करना बेहद जरूरी है कि बाजार में कुल मांग उस वस्तु की क्या है और रोजगार की क्या स्थिति है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। अगली जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। हालांकि वो इस प्रकार से निर्भर है, समूह का निर्माण इकाइयों के योग से होता है, यानी कि इकाइयों के योग से, यानी कि हमने ये समझा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के इकाइयों के योग का अध्ययन होता है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन से ही समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अपने आप में सार्थक होता है। और यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना हो, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी रखनी हो, उसका विश्लेषण करना हो और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में नीतियों का निर्माण करना हो,
तो उसके लिए जरूरी है कि उन सिद्धांतों को जानना और समझना जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों और फर्मों को प्रभावित करते हो। तभी वह नीति सार्थक होगी जब उन सिद्धांतों को समझा जाएगा जो व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र से संबंधित होगी, जो उसे प्रभावित करती होगी, तभी वह नीति सफल होगी। अर्थात यदि कोई नीति बनानी हो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, तो उस दौरान उन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा जो सिद्धांत कहीं ना कहीं व्यष्टिपरक अर्थशास्त्र को प्रभावित करते हो। यदि हम उन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करेंगे, तभी वह नीति कहीं ना कहीं सार्थक साबित होगी, वो सफल हो पाएगी। तो इस तरह से समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है, और हमने ये जान चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति पारस्परिक निर्भरता रखते हैं। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को स्पष्ट कर लेते हैं कि इन दोनों में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कहता है। अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है। वो कैसे, किस प्रकार? यानी कि छोटी छोटी अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे कि व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत मांग, इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इन इकाइयों के योग का अध्ययन होता है। कौन सी इकाइयां? जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इनका ही योग का अध्ययन होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। वो कैसे? वो यानी कि कुल बचत, कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल मांग, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। जो अगला अंतर है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे से अंग का अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक छोटे से अंग का अध्ययन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। यानी कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, उन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, और इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। और जो नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की एक क्रिया है, यानी कि योग को टुकड़ों में तोड़कर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र टुकड़ों को योग करने की एक क्रिया है, यानी कि टुकड़ों को योग करके उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का योग का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, जबकि छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण कहता है, यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कहता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कहता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कहता है। क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का भी समाधान करेगा। और नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सरल अवधारणा है, यानी कि इसका क्षेत्र काफी सीमित है और इसीलिए ये एक सरल अवधारणा है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी अवधारणा काफी जटिल है। इसकी अवधारणा इसीलिए जटिल है क्योंकि इसका अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत दायरा होने के कारण अध्ययन का, तो इसीलिए ये अवधारणा जटिल है। तो इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का ये अंतर स्पष्ट होता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय प्रभाव क्या है। चक्रीय प्रभाव यानी कि चक्रीय प्रभाव जब विभिन्न क्षेत्रों के बीच
आय एवं वस्तु तथा सेवाओं का प्रभाव निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। वो प्रभाव चक्रीय प्रभाव कहलाता है। इन चक्रीय प्रभावों की 3 स्थिति देखी जाती है। चक्रीय प्रभाव, जो सबसे पहली स्थिति है वो है द्विक्षेत्रीय प्रभाव। द्विक्षेत्रीय प्रभाव यानी कि इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि एक और परिवार, एक और फर्म। परिवार यानी कि समाज में रहने वाले सभी लोग, वह परिवार सभी प्राय। और फर्म यानी कि एक व्यवसायिक फर्म जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। परिवार उस फर्म में अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें कि श्रम, पूंजी, साहस और भूमि, इस तरह से अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और बदले में जो उत्पादन करती है फर्म, वो उत्पादन उस परिवार के लिए करती है। यानी कि परिवार अपनी आर्थिक सेवाएं देता है और फर्म वस्तुओं का उत्पादन, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, और उन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन उन परिवारों के लिए करती है। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये द्विक्षेत्रीय प्रभाव है। दूसरा है 3 क्षेत्रीय प्रभाव। 3 क्षेत्रीय प्रभाव यानी कि इसमें 3 क्षेत्र है, जिसमें कि एक परिवार, एक सरकारी क्षेत्र और एक फर्म, और ये 3 क्षेत्र है। इसमें निरंतर आय एवं वस्तु तथा सेवाओं का प्रभाव चलता रहता है। जिसमें कि परिवार है, ये परिवार फर्म को अपनी आर्थिक सेवाएं देता है, और बदले में फर्म क्या देती है? इन सेवाओं के बदले, इन सेवाओं के बदले आय देती है, यानी कि पारिश्रमिक आय देती है। और इस तरह से उद्योग एवं परिवार के बीच हुआ, और सरकार एवं परिवार के बीच सरकार परिवार को कुछ ना कुछ अनुदान देती है। अनुदान यानी कि सहायता अनुदान देती है, यानी कि एक पक्षीय अनुदान। इसके बदले में सरकार कुछ नहीं लेती है। यानी कि जैसे कि शौचालय और यानी कि आवास निर्माण और इस तरह से पेंशन, इस तरह के अनुदान देती रहती एक पक्षीय, जिससे कि परिवार का विकास हो सके। और साथ ही सरकार कुछ सेवाओं के बदले भुगतान देती है, यानी कि जो सेवाएं सरकार को की जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और सैन्य सेवाएं, इनके बदले में सरकार कुछ सेवा के बदले भुगतान देती है। और परिवार टैक्स देता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के टैक्स परिवार सरकार को देता है। और बीच में वित्तीय संस्थाएं होती है। वित्तीय संस्थाएं यानी कि बैंकिंग प्रणाली। परिवार के पास जो बचत होती है, उस बचत को परिवार इन बैंकिंग संस्थाओं में जमा करता है, यानी बैंकों में जमा करता है। और जिस परिवार को, जिस व्यक्ति को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ऋण चाहिए होता है, तो वह ऋण लेता है बैंकों से। और इसी तरीके से जो सरकार है, सरकार भी अपनी वित्तीय बचत को बैंकों में जमा करती है। यदि सरकार को ऋण चाहिए होता है तो वह ऋण भी लेती है बैंकों से। अब हम ये जो सरकार है और फर्म है, इसके बीच की स्थिति को समझ लेते हैं। सरकार सबसे पहले फर्म को कुछ ना कुछ अनुदान देती है, जिससे कि फर्म का विकास हो सके, उद्योगों का विकास हो सके, उद्योग स्थापित हो सके, उसके लिए अनुदान देती है। और साथ ही साथ फर्मों से कुछ सरकारी खरीद करती है, जैसे कि सार्वजनिक विकास के लिए निर्माण कार्य करती है, उसके लिए कुछ ना कुछ सरकारी खरीद करती है। और जो फर्म है, फर्म बदले में टैक्स देता है, कर देता है सरकार को। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। और इसी तरह से जो फर्म है, फर्म भी अपनी बचत को इन वित्तीय संस्थाओं यानी कि बैंकों में जमा करता है। और
यदि किसी फर्म को ऋण की जरूरत होती है, फर्म को स्थापित करने के लिए, फर्म को चलाने के लिए, तो वह इन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। और ये हो गया 3 क्षेत्रीय प्रभाव। अगला है 4 क्षेत्रीय प्रभाव। 4 क्षेत्रीय प्रभाव यानी कि इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक परिवार और एक सरकारी क्षेत्र, एक फर्म और एक शेष विश्व क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो परिवार है, परिवार उद्योगों के लिए अपनी आर्थिक सेवाएं प्रदान करता है और बदले में उद्योग इन आर्थिक सेवाओं के बदले पारिश्रमिक देता है, आय देता है। और जो सरकार है, सरकार अनुदान देती है, एक पक्षीय अनुदान। एक पक्षीय अनुदान यानी कि जिसमें पेंशन, शौचालय, आवास, इस तरह के अनुदान देती है ताकि परिवार का विकास हो सके। और साथ ही साथ जो सरकार है, परिवार ने जो सरकार को सेवाएं दी है, उन सेवाओं के बदले भुगतान देती है। उन सेवाओं में सैन्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इनके बदले सेवाएं देती है। अनेक प्रकार की सेवाएं हो सकती है, रेलवे सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं। इन सेवाओं के बदले वो भुगतान देती है। और परिवार सरकार को कर देता है, विभिन्न माध्यम से कर देता है। ये स्थिति हो गई। और परिवार अपनी बचत को बैंकों में जमा करता है और बैंक से ऋण भी लेता है। और इसी तरह से सरकार भी अपनी बचतों को बैंकों में जमा करती है और बैंकों से ऋण भी लेती है। और इसी तरह से सरकार फर्मों को भी कुछ ना कुछ अनुदान देती है, जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके, उद्योग स्थापित हो सके। और साथ ही साथ सरकार कुछ सरकारी खरीद करती है, जिससे कि सार्वजनिक विकास हो सके, जिसमें कि सड़क, पुल, इस तरह के निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सरकारी खरीद करती है। और फर्म बदले में कर देता है सरकार को। और फर्म भी अपनी बचत को वित्तीय संस्थाओं में यानी कि बैंकों में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर ऋण लेता है। यदि कोई भी कार्य यानी कि फर्म स्थापित करने यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने, सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन सब के लिए ऋण लेता है। और इसी तरह से जो फर्म और शेष विश्व क्षेत्र है, इसके बीच की स्थिति देखें। इसकी बीच की स्थिति यह है कि फर्म अपने शेष जो क्या कहते हैं उत्पादित वस्तु तथा सेवाएं हैं, उनका निर्यात करती है और निर्यात के बदले में उसे क्या कहते हैं पैसा मिलता है। और यदि जरूरत पड़ती है तो आयात करते हैं, तो आयात के बदले में पैसा देना पड़ता है विश्व को, यानी कि जिस देश से आयात किया गया हो। और इसी तरह से जो शेष विश्व क्षेत्र और परिवार है, इसकी बीच की स्थिति है। परिवार अपनी सेवाएं विश्व में दे तो उसके बदले में उसे आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है, उसे कहा जाता है चक्रीय प्रभाव। और ये प्रभाव है चतुर्थ क्षेत्रीय प्रभाव, यानी कि 4 क्षेत्रीय प्रभाव। तो इस तरह से ये चक्रीय प्रभाव है जो निरंतर चलता रहता है। चक्रीय प्रभाव यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय, वस्तु तथा सेवाओं का प्रभाव जब निरंतर चलता रहता है, उसे कहा था चक्रीय प्रभाव। तो इस तरह से ये आज का पाठ है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये पाठ समाप्त हो गया है। और इसके अंतर्गत हमने सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है और ये पाठ समाप्त हो गया है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।